बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, आज जो हमने चैप्टर नंबर 11 से आर्टिकल करना है उसका नाम है एंट्रोपी। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, एंट्रोपी क्या चीज़ है इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देखिए। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमने 10 बॉल्स को रखा हुआ है, जिसमें से 5 रेड कलर की हैं और 5 ब्लू कलर की हैं। इनिशियली ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स को जेंटली शेक करना शुरू करते हैं और शेक करने के बाद अगर आप देखें तो ये बॉल्स सारी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गई हैं। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि सिस्टम अपनी ऑर्डर्ड स्टेट से लेस ऑर्डर्ड स्टेट या फिर डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ चला गया है। इसी बात को सबसे पहले 1856 में रुडोल्फ क्लॉसिस ने डिस्कस किया था। इन 1856 this concept was introduced by Rudolf Clausius। जिसने हमें यह बताया था कि ये जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है इसको मेजर किस तरह से किया जाता है। वो मेजरिंग पैरामीटर जो है वो क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है। और उसके मुताबिक डेफिनेशन एंट्रोपी की कुछ इस तरह से बनती है। कहता है कि इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। यानी कि ये सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर होता है या कितनी रैंडमनेस होती है उसकी मेजरमेंट को हम एंट्रोपी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, दोबारा से हम उसी बॉक्स को इमेजिन करते हैं जिसमें हमने बॉल्स को रखा हुआ था जो कि अपनी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। हम क्या करते हैं, इसको अब दोबारा ऑर्डर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। हम दोबारा से इस बॉक्स को जेंटली शेक करेंगे तो फिर भी हम देख सकते हैं कि इसमें ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस के थ्रू आप सिस्टम में डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं या एंट्रोपी क्रिएट करते हैं, उसी प्रोसेस से आप कभी भी दोबारा ऑर्डर को क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहां पे नोट लिख लेते हैं। नोट कहता है एंट्रोपी वंस increased in the natural way can never be restored by that natural way। यानी कि जिस नेचुरल प्रोसेस से आपने एंट्रोपी प्रोड्यूस की है उसी नेचुरल प्रोसेस से आप एंट्रोपी को खत्म नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, आगे एक एग्जांपल देखिए। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक ग्लास है और ग्लास में हमने कुछ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म होती है और सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अब टेम्परेचर लो होने की वजह से सराउंडिंग की हीट इस सिस्टम में आके एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे आइस क्यूब्स मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और हमें यह बात पता है कि लिक्विड फॉर्म में मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड फॉर्म। तो इस सिचुएशन में हमें यह पता चला कि हमने सिस्टम की रैंडमनेस को चेंज किया है बाय एडिंग द हीट इनटू द सिस्टम। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए कि हमारे पास एक कप ऑफ कॉफी है जो कि डेफिनेटली हाई टेम्परेचर पे होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। अब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो इस सिस्टम में से हीट बाहर निकल के सराउंडिंग में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। अब जब हीट सिस्टम से बाहर निकलती है तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हीट का फ्लो रुक जाएगा जब कॉफी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सिस्टम में हीट ऐड करके हमने रैंडमनेस को चेंज किया था,
यहां पे सिस्टम से हीट हम एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम की रैंडमनेस को चेंज करते हैं। तो इसी तरीके से हम एंट्रोपी को एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज another definition what is entropy? Entropy is the measure of spread out एनर्जी। कितनी एनर्जी स्प्रेड हो चुकी है, इसकी मेजरमेंट को एंट्रोपी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं। तो एंट्रोपी को मैथमेटिकली किस तरह से लिखा जा सकता है? मैथमेटिकली दिस इज डेल्टा एस विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी, where delta S is representing the change in the entropy। तो स्टूडेंट्स हमें एंट्रोपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चेंज इन एंट्रोपी, जब आप सिस्टम को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से मूव करवाते हैं तो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है या कितनी कम हो जाती है, हमें उस चीज में इंटरेस्ट है। इस वजह से हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी को मेजर करते हैं। दिस इज डेल्टा क्यू हीट विच कैन आइदर बी एक्सट्रैक्टेड और एडेड टू द सिस्टम, और ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और नॉर्मली हम इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। इसी फार्मूला से अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द एंट्रोपी, तो हमें यह बात पता है कि एंट्रोपी का चेंज जो है दैट इज बेसिकली हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो हीट को मेजर किया जाता है जूल में, जबकि टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। तो ये बन जाएगा जूल पर केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ द एंट्रोपी। जी स्टूडेंट्स, अब हम सिस्टम के साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एंट्रोपी के साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि हीट एडेड टू द सिस्टम, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रोपी की वैल्यू, चूंकि हम इसको लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। और एंट्रोपी पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। और अगर आप सिस्टम से हीट बाहर निकालते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड, तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और इस सिचुएशन में अगर हम सिस्टम की एंट्रोपी डिफाइन करते हैं तो एंट्रोपी का फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा? दैट इज डेल्टा एस विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी। लेकिन यहां पे अब डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव वैल्यू, इसका आंसर नेगेटिव रहेगा। और सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव होने का मतलब यह है कि नाउ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये इसके साइन कन्वेंशंस हैं, ये आपने याद रखने। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि किस तरीके से सिस्टम की एंट्रोपी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। तो स्टूडेंट्स सपोज करें कि हमारे पास एक गैसियस सिस्टम है। अब गैसियस सिस्टम के इनिशियली मॉलिक्यूल्स आपको रैंडम मोशन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इसी स्टेट में सिस्टम को हीट करना शुरू कर देते हैं तो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और चूंकि मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन इंक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग हीट
इनटू सिस्टम। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड आ जाएगा। और सेकंड मेथड, उसके लिए देखिए, फर्ज कर लें कि हमारे पास वही गैसियस सिस्टम है जिसमें मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट वॉल्यूम में मूव कर रहे थे, लेकिन अब हम इस सिस्टम को एक्सपेंड करवा देते हैं। ड्यू टू एक्सपेंशन, मॉलिक्यूल्स के पास मूव करने के लिए, अपनी रैंडम मोशन को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा जगह आ जाती है। इसका मतलब यह है कि वो पहले के मुकाबले में ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड केस बन जाएगा जिस तरीके से आप सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ा सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हम केस नंबर 2 में लिख देते हैं, बाय एक्सपेंडिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हमने एग्जांपल्स डिस्क्राइब की हैं, इसमें हम रैंडमनेस की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन इंक्रीज हो रही है या मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल या रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ही डिसऑर्डर्ड को डिस्क्राइब करती है। जितनी ज्यादा रैंडम मोशन होगी, डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स या डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम या डिसऑर्डर्ड स्टेट जो है वो उतनी ज्यादा होगी। अब चूंकि एंट्रोपी को हम डिसऑर्डर का नाम देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी एक ऐसा पैरामीटर है जो कि सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करता है। अब चूंकि एंट्रोपी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती है, इस वजह से हम इसको स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। लेकिन हमने स्टेट फंक्शन की यह डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जबकि आप सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट में किस पाथ से लेके जा रहे हैं, यह पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। अब पाथ का मतलब यहां पे बन जाएगा कि आप किस प्रोसेस के थ्रू आप सिस्टम में हीट ऐड करके उसकी एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं या रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं, या सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करके आप उसकी रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं, इस बात पे ये डिपेंडेंट नहीं होती। ये सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट होती है। तो इस वजह से हम एंट्रोपी को एक और स्टेट फंक्शन कंसीडर करते हैं along with the functions which are pressure, volume, temperature and internal energy। तो इस तरीके से हमारे पास फिजिक्स में टोटल 5 स्टेट फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर है, उसमें टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है और साथ में ये 5वां पैरामीटर जिसको हम एंट्रोपी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंट्रोपी इज ए state function along with pressure, temperature, volume, internal energy। ठीक है, तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है जो कि पहले वाले पैरामीटर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, स्टूडेंट्स सपोज करें कि हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम को हम नाम दे देते हैं सिस्टम ए। इसका टेम्परेचर है T1 विच इज हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी विच इज T2। कंडीशन हम यहां लिख लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इनिशियली दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड। अब टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करना शुरू करेगी। ठीक है, तो यहां पे हम फ्लो ऑफ हीट का एरो लगा देते हैं। सपोज दैट Q इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग बिटवीन दीज 2 ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। अब मैं इंडिविजुअली इन दोनों की एंट्रोपीज की बात करता हूं। तो सपोज कर लें कि ए सिस्टम की एंट्रोपी को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T1, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट ने T1 टेम्परेचर के ऊपर Q हीट को एक्सट्रैक्ट किया था। इसी तरीके से सिस्टम बी की एंट्रोपी को S2 से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगी, हीट एडेड टू द सिस्टम क्या है Q,
और किस टेम्परेचर पे उसने एब्जॉर्ब किया हीट को, दैट इज T2, तो ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय T2। अब हमने चूंकि चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना होता है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा S विच इज इक्वल टू S2 माइनस S1। इस सिचुएशन में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं इसकी तो दैट इज Q डिवाइड बाय T2 माइनस Q डिवाइडेड बाय T1। ये हमारे पास इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें इन दोनों वैल्यूज के ऊपर तो हमें यह बात पता है, सिंस Q डिवाइड बाय T2 ये ग्रेटर है Q डिवाइडेड बाय T1। अब मुझे कैसे पता चल गया कि Q डिवाइड बाय T2 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है Q डिवाइड बाय T1 से? तो वो ये कंडीशन है, Q की वैल्यू तो दोनों में कांस्टेंट है। अगर आप सेम वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर लार्जर आएगा, उसी वैल्यू को अगर आप लार्जर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर स्मॉलर आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि इस फैक्टर का आंसर इस फैक्टर के आंसर से ग्रेटर होगा। तो जब भी आप इसमें से इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। अब चूंकि डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम इसको कह सकते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अब चूंकि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि Q डिवाइड बाय T2 इज ग्रेटर देन Q डिवाइड बाय T1। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, हेंस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स in terms of entropy. If a system undergoes a natural process, it will go in the direction that causes the entropy of system इंक्रीज। अगर हम किसी भी नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं तो वो हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा जिससे सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। और जितनी भी एग्जांपल्स अब तक हमने स्टडी की हैं उसमें से सारी हमें यही बताती हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ वो प्रोसेसेस पॉसिबल हैं जिसमें या तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है जो कि इररिवर्सिबल प्रोसेसेस बन जाएंगे, या जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है जिसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि जब भी आप नेगेटिव एंट्रोपी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम अपनी लेस ऑर्डर्ड फॉर्म से मोर ऑर्डर्ड फॉर्म की तरफ मूव कर रहा है, और नॉर्मली नेचर में ऐसा नहीं होता। अगर हम पूरी की पूरी यूनिवर्स को एक ही साथ कंसीडर करते हैं तो इस सिचुएशन में जब आप हर एक सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करें तो नेट एंट्रोपी का आंसर हमेशा हमेशा पॉजिटिव आता है। आइए स्टूडेंट अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो सिस्टम है। सिस्टम ए का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है जबकि सिस्टम बी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है।
अगर आप इन दोनों को आपस में थर्मली कनेक्ट कर दें तो हमें यह बात पता है कि हीट 200 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ फ्लो करना शुरू करेगी और इसके साथ साथ ये सराउंडिंग के ऊपर वर्क भी कर सकती है, विच इज द डेफिनेशन ऑफ द हीट इंजन। कि जब भी आपको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना हो तो हमें दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब कुछ देर तक जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सपोज कर लेंगे दोनों के टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। अब इसका मतलब यह है कि फर्दर फ्लो ऑफ हीट रुक जाएगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो चुका है। फ्लो ऑफ हीट रुक जाएगा, एंट्रोपी की वैल्यू इस वक्त मैक्सिमम होगी। अब सिस्टम में हीट तो मौजूद है लेकिन चूंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 0 हो गया है, इस वजह से आप सिस्टम की हीट से कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करवा सकते। इस तरह की जो हीट होती है जो कि यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होती, इस प्रोसेस को हम डिग्रेडेशन ऑफ हीट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।